Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 21st of July 2022. 21 जुलाई 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आप लोग को मैं बता दूं कि जो ये चैनल है यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस द हिंदू सबका एनालिसिस किया जाता है, साथ ही साथ जो अलग से इंपॉर्टेंट यूपीएससी के लिए आपके मोटिवेशनल वीडियोस या जो भी इंपॉर्टेंट आपको टिप्स एंड ट्रिक्स पता होनी चाहिए वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग नए हैं, चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, तो प्लीज़ डू ज्वाइन विद अस एंड आपको धीरे धीरे कंटेंट बहुत अच्छा लगेगा। जो लोग पहले से जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट ये रहेगी, कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड डू शेयर इट। एंड एक चीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस हो रहा है उसको देखिए ज़रूर, क्योंकि कई न्यूज़ आइटम्स उसमें बहुत अच्छे आते हैं। मैं खुद कई बार अगर नहीं पढ़ पाता हूँ तो यही एनालिसिस देखता हूँ। ठीक है ना, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो आप ज़रूर देखा करिए, उससे आपको हेल्प ही मिलेगी, कहीं पे भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, है ना। तो दैट इज़ माय पर्सनल गारंटी कि आपको हमारे यहाँ कंटेंट में कभी टाइम वेस्ट नहीं लगेगा कि कुछ ऐसा हुआ है। ठीक है ना, तो दैट आई कैन गिव यू एश्योरिटी ऑफ। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ। तो पहला सवाल है जो कि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए। स्टीफेंस क्विंटेट समटाइम्स सीन इन न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद। स्टीफेंस क्विंटेट जो कि न्यूज़ में रहता है वो इनमें से किसके साथ एसोसिएटेड है? ऑप्शंस आर ए गैलेक्सीज, सेकंड इज हिग्स, थर्ड इज ब्लैक होल्स या फोर्थ इज ग्रेविटेशनल वेव्स। ठीक है ना, स्टीफन क्विंटेट अगर आपको याद हो तो मैंने आपको न्यूज़ में पढ़ाया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज अ स्पेस टेलीस्कोप जॉइंटली डेवलप्ड बाय नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, कैनेडियन स्पेस एजेंसी। तो इनमें से किस है ना, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है इट इज करेंटली एट अ पॉइंट इन स्पेस नोन एज द लैग्रेंज पॉइंट 4। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है ना, वन ओनली टू ओनली बोथ या नन। तीसरा सवाल है विद रेफरेंस टू डेरेचो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब ये डेरेचो जी न्यूज़ थी, ये इंडियन एक्सप्रेस में आई थी, ना कि आपके हिंदू एनालिसिस में। तो हिंदू में हमने जरूर नहीं की थी, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में ये न्यूज़ की गई थी। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार आप सर्च कर लीजिएगा द एग्जाम्स मेड सिंपल इंडियन एक्सप्रेस, या फिर हमारे चैनल में आकर के प्लेलिस्ट में या वीडियोज़ में जाकर के देख सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के एनालिसिस जरूर देखा करिए। पहला स्टेटमेंट है डेरेचो के रिगार्डिंग, इट इज अ थंडरस्टॉर्म दैट हैव अ हाई लेवल ऑफ रोटेशन अंडर than the tornadoes. Second is they mostly occur across central and eastern part of the United States. ठीक है ना, देखो मैं आपसे क्यों बोल रहा हूँ आप देखिएगा। कई लोग बोलेंगे कि सर 2 वीडियो हैं, ऐसा कैसे? तो अगर आप नॉर्मल दूसरे चैनल्स में जाएंगे ना, तो आपको 1 घंटे 1.5 घंटे का आजकल सिर्फ हिंदू एनालिसिस करके दे रहे हैं। ठीक है ना, तो वो तो हम आपको पता है कि 20 से 30 मिनट में हम अपना हिंदू एनालिसिस कर लेते हैं, और 20 मिनट का ही ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको इंडियन एक्सप्रेस मिलेगा, 20 से 25 मिनट का। तो दोनों मिला करके 40-45 मिनट्स में आपका, लेकिन फिर करंट अफेयर्स आपका कहीं और तैयार करने की जरूरत नहीं है। दिस इज माय पर्सनल गारंटी, कहीं और भी आपको तैयार करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो ये आपको बताना है। सेकंड स्टेटमेंट है दे मोस्टली अकर अक्रॉस द सेंट्रल एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये इनमें से कौन से करेक्ट हैं? तो एक एक करके मैं आंसर्स बताता हूं, लेकिन आप अपनी तरफ से बताइएगा कितने आपने सही किए, कितने आपने गलत किए। पहला सवाल था स्टीफेंस क्विंटेट, तो इसका आंसर है ए गैलेक्सीज। गैलेक्सीज से संबंधित है ये, एक्चुअली 5 गैलेक्सीज का सेट है ये, है ना। 290 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है ना। एंड स्टीफेंस क्विंटेट मैंने आपको बताया था गैलेक्सीज का सेट है। स्टीफेंस क्विंटेट 5 गैलेक्सीज हैं उसमें। दूसरा सवाल जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में मैंने आपको बताया था। पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि नासा, ईएसए और सीएसए, यानी कि नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी ने मिलकर के इसको बनाया है। दूसरा स्टेटमेंट जरूर गलत है, क्योंकि लैग्रेंज पॉइंट 2 पे है ये, ना कि लैग्रेंज पॉइंट 4 पे। तो लैग्रेंज पॉइंट क्या होते हैं? ये स्टेबल पॉइंट्स होते हैं, ये वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे जो अट्रैक्शन और अलग अलग तरीके डिफरेंट डायरेक्शन से आने वाला जो ग्रेविटेशनल पुल है वो बिल्कुल एक दूसरे को बैलेंस कर देता है। सपोज करो फॉर एग्जांपल लेट मी ड्रॉ दिस एंड ये कोई पॉइंट है, मान लो यहाँ ऊपर आने वाला ग्रेविटेशन नीचे आने वाला ग्रेविटेशन के बराबर है, ये ग्रेविटेशन इस ग्रेविटेशन के बराबर है, ये ग्रेविटेशन इस ग्रेविटेशन के बराबर है, ये ग्रेविटेशन इस ग्रेविटेशन। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? ये पॉइंट स्टेबल हो जाएगा ना। जब सारे तरफ का ग्रेविटेशन स्टेबल हो जाएगा तो ये पॉइंट स्टेबल हो जाएगा। यही पॉइंट कहलाता है आपका लैग्रेंज पॉइंट। दिस इज नोन एज द लैग्रेंजियन पॉइंट। ठीक है ना, तो आदित्य वाला मिशन आपको याद होगा, सोलार मिशन है, आदित्य मिशन जो है सोलार का, वो आदित्य L1 क्यों कहलाता है? क्योंकि वो लैग्रेंज पॉइंट पे ही बेस्ड है। ठीक है ना, कहाँ पुट होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। लैग्रेंज पॉइंट 2 ना कि 4।
तीसरा सवाल था कि डेरेचो क्या होते हैं। अच्छा, डेरेचो एक्चुअली में क्या होता है, डेरेचो आर इनको स्ट्रेट लाइन विंड स्टॉर्म्स बोलते हैं। याद रखिएगा, डेरेचो का स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, क्योंकि डेरेचो जो है वो स्ट्रेट लाइन विंड स्टॉर्म है और इसमें कोई रोटेशन नहीं होता। दे आर स्ट्रेट लाइन स्टॉर्म्स एंड इनमें थंडर स्टॉर्म से कोई रोटेशन नहीं होता है टॉर्नेडो के जैसे। तो टॉर्नेडो से अलग होते हैं क्योंकि इसमें रोटेशन नहीं होता, दे आर स्ट्रेट लाइन वन, है ना। तो दैट इज वाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार देख लीजिएगा। आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं। तो आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है, कमेंट ऑन द इंडिया वियतनाम रिलेशनशिप, व्हाई डू वी नीड द रिलेशनशिप टू ग्रो। तो सबसे पहले आपको बताना है इंडिया और वियतनाम की रिलेशनशिप कैसे है और किस तरीके से उनमें प्रोग्रेस देखने को मिली है। दूसरी चीज़ कि क्यों हमको इंडिया और वियतनाम की रिलेशनशिप ग्रो करने की ज़रूरत है, मतलब व्हाई डू वी नीड दिस रिलेशनशिप टू ग्रो, क्यों हम चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप जो है वो ग्रो करे। सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। आई होप यू विल ट्राई टू राइट डाउन द आंसर। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा लेकिन आप अपनी तरफ से अटेम्प्ट करिएगा। जब एडिटोरियल आएगा तो मैं आपको बताऊंगा डेफिनेटली। स्टार्ट करते हैं न्यूज एनालिसिस में। तो पहली न्यूज जो है वो है अटल वायो अभ्युदय योजना, AVYAY, अटल वायो अभ्युदय योजना। तो इसकी नोडल मिनिस्ट्री याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है ना। अटल वायो अभ्युदय योजना, तो इसकी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है और ये सेंटर सेक्टर स्कीम है। देखो क्या करो, आप लोग एक लूज पेपर की शीट ले लो, लूज पेपर की शीट को उसमें स्कीम्स का बना लो, वो जो सेट रहेगा वो केवल स्कीम्स का रहेगा और उसमें केवल स्कीम्स वाली जो न्यूज़ रहा करे ना वो अपने पास लिख लिया करो, है ना। तो जब करंट अफेयर्स का एनालिसिस देखा करिए आप लोग, तो एटलीस्ट आप इतने सारे 4-5 अलग अलग फोल्डर्स रख सकते हैं, जिसमें एक स्कीम्स का फोल्डर रहेगा, एक आपका इंटरनेशनल बॉडीज़ या इसका फोल्डर बना लीजिए, एक आप अपना फोल्डर बना लीजिए GS1 का, GS2 का, GS3 का, जो एडिटोरियल एनालिसिस के लिए रहे, है ना। तो ये फैक्चुअल न्यूज़ आइटम्स आप उसमें रख सकते। क्या होता है, रिवीजन में बहुत ईजी हो जाएगा जब आपका सॉर्टेड रहेगा पूरा। तो अटल वायो अभ्युदय योजना जो है वो सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट की योजना है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसका एम है टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द सीनियर सिटीजन। तो सीनियर सिटीजन्स की लाइफ को इंप्रूव करना बाय प्रोवाइडिंग देम द बेसिक एमिनिटीज लाइक शेल्टर, फूड, मेडिसिन, मेडिकल केयर एंड इंटरटेनमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड बाय इंकरेजिंग प्रोडक्टिव एंड एक्टिव एजिंग थ्रू प्रोवाइडिंग सपोर्ट। तो उनको प्रोवाइड करो सपोर्ट, उनको शेल्टर, फूड, मेडिकल केयर, इंटरटेनमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करो। सीनियर सिटीजन्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने वाली बात है ये। इसके अंतर्गत जैसे कुछ जो सब कंपोनेंट्स हैं वो है, जैसे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन्स, स्टेट एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन्स, है ना। तो ये अलग अलग प्रोग्राम्स ऑलरेडी स्टेट लेवल में चल रहे होंगे, जो एल्डर लाइन जिसमें कि नेशनल हेल्पलाइन है फॉर सिविल सीनियर सिटीजन्स, ठीक है ना। और एक्शन ग्रुप एम्ड एट सोशल रिकंस्ट्रक्शन जो सीनियर सिटीजन्स के लिए बना हुआ है, ट्रेनिंग इन कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर सीनियर सिटीजन्स। तो ये ऑलरेडी इसके सब प्रोग्राम्स में आ जाएगा, अटल वायो अभ्युदय योजना, ठीक है। तो मेक श्योर यू रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। आगे मूव करते हैं, देखते क्या इंपॉर्टेंट है। तो रनिल विक्रमसिंघे हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ क्राइसिस हिट श्रीलंका। तो पता नहीं क्या होता है, श्रीलंका में घूम फिर के राजपक्षा और रनिल विक्रमसिंघे में ही गेंद इधर से उधर जा रही है। बट द ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ श्रीलंका हैज बीन वेरी डिटीरियोरेटेड, आप सब जानते हैं। लेट मी शो यू द मैप ऑफ श्रीलंका। तो अगर आप श्रीलंका का मैप देखें यहाँ पे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। पहले तो इंडिया से जो उसका मतलब बॉर्डर है वो किस तरीके से है, मैरीटाइमली आपको पता होगा। यहाँ पे आपका ये इंडिया का बिल्कुल लास्ट पार्ट आता है, यहाँ एडम्स ब्रिज आ रहा है ना। यहाँ पे आपका मन्ना एडम्स, ये सॉरी दिस इज नॉट द एडम्स ब्रिज, दिस इज द एडम्स ब्रिज। ये आपका एडम्स ब्रिज आ रहा है, ठीक है ना। ऊपर आपका पाक स्ट्रेट आता है, यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन यहाँ पे पाक बे आती है, दिस इज द पाक बे वाला रीजन, ठीक है ना। ऊपर पाक स्ट्रेट है एंड इसके अलावा आपका गल्फ ऑफ मन्नार आपको नीचे दिख रहा होगा, है ना। नीचे आपको गल्फ ऑफ मन्नार दिख रहा है ना, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फिर जैसे देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस भी हैं, जैसे इनका जाफना एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। तो जाफना आपको ये ऊपर दिख रहा होगा, दिस इज द जाफना वाला पोर्शन है ना। जाफना काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। और यहाँ पर आपका ये गल्फ ऑफ मन्नार वाला पार्ट है, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका त्रिंकोमली, दिस इज द त्रिंकोमली आप सबको पता है कि इंडिया के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है त्रिंकोमली, है ना। और नीचे यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो निगोम्बो है, कोलंबो है, दिस इज द कोलंबो वाला पोर्शन, निगोम्बो, कोलंबो इज द कैपिटल ऑल्सो, है ना। ये गाले है, क्रिकेट के लिए बहुत फेमस है, गाले का स्टेडियम है ना।
और ये हम्बन टोटा पोर्ट जो कि चाइनीज़ ने ले रखा है, हम्बन टोटा भी आपको पता होगा चाइनीज़ ने लीज पे ले रखा है काफ़ी ज़्यादा इसको। और दिस इज़ वन ऑफ द पीक, एडम्स पीक इज़ देयर, किरिंदी रिवर इज़ देयर, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ जगहें हैं जो कि आपको पता रहनी चाहिए। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। तो अब श्रीलंका के मैप के बाद अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा, और आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी, जो भी इंपॉर्टेंट होगा ज़्यादा ही बताऊंगा, कम आपको नहीं बताऊंगा मैं कोई चीज़। तो आगे मूव कर सकते हैं आप मेरे साथ यहाँ पे। ना एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, टाइग्रेस कैप्चर्ड इन वायनाड। तो ये एक्चुअली वायनाड कहाँ पर है, केरला में लोकेटेड है। न्यूज़ टाइग्रेस वाली इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट ज़रूर रहेगा कि केरला के जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। तो मैं आपको थोड़ा सा उसकी जानकारी दे दूँ। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो नेशनल पार्क्स हैं केरला में, उसमें आपका एक इंपॉर्टेंट है एराविकुलम नेशनल पार्क। देयर इज़ वन एराविकुलम नेशनल पार्क जहाँ पे इंडेंजर्ड नीलगिरी तहर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, एराविकुलम नेशनल पार्क जो है जहाँ पे आपका क्या पाया जाता है, आपका नीलगिरी तहर, जो कि एक अपने आप में इंडेंजर्ड स्पीशीज है। IUCN के अंदर ये इंडेंजर्ड है नीलगिरी तहर, और ये शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत आता है। 1972 के जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके शेड्यूल 1 में आता है नीलगिरी तहर, ठीक है ना। एंड एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन उसको प्रोवाइड की गई है। और एडल्ट जो मेल होता है नीलगिरी तहर का, वो डेवलप कर लेता है एक लाइट ग्रे एरिया ऑफ सैडल, ठीक है। उनके बैक में एक सैडल जैसा एरिया डेवलप हो जाता है, इसके लिए उनको सैडल बैक्स भी कहा जाता है। तो नीलगिरी तहर आर ऑल्सो नोन एज सैडल बैक्स, ठीक है ना। उनकी पीठ में एक सैडल जैसा एरिया डेवलप हो जाता है, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं, सैडल बैक्स भी कहा जाता है। दे आर ऑल्सो नोन एज सैडल बैक्स। और ये इंडेंजर्ड होता है। और नीलगिरी तहर आपका स्टेट एनिमल है तमिलनाडु का, याद रखिएगा, इट्स द स्टेट एनिमल ऑफ तमिलनाडु एज वेल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। दूसरा नेशनल पार्क आपको केरला में जो याद रखना है वो है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। तो साइलेंट वैली का जो नेशनल पार्क है वो उसको नाम क्यों मिला, बिकॉज द एरिया इज बेरेफ्ट ऑफ द चिर्पिंग नॉइसेज ऑफ द क्रिकेट बैट, ठीक है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो क्रिकेट बैट्स होते हैं, है ना, क्रिकेट बैट्स जो होते हैं वहाँ पे ये जो मतलब कोई भी आवाज़ नहीं आती, आपकी क्रिकेट बैट्स की कोई भी आवाज़ नहीं आती। बैट मतलब क्रिकेट बैट आपको पता होगा, है ना, उनकी कोई भी आवाज़, चिर्पिंग नॉइसेज नहीं आती हैं इस नेशनल पार्क में। इस कारण से इसको इसका यूनिक नाम मिला, द साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ठीक है ना। तो द नेम इज गिवन बिकॉज इट इज द एरिया इज बेरेफ्ट ऑफ द चिर्पिंग नॉइसेज ऑफ द क्रिकेट बैट्स। तीसरा है अगला अनामुडी शोला नेशनल पार्क। तो अनामुडी शोला नेशनल पार्क जो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन है, 62 स्पीशीज ऑफ ट्रीज हैं, बहुत ज़्यादा फेमस है, क्लाइंबर्स बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, है ना। और शोला तो वैसे भी आपको पता होगा कि ट्रॉपिकल माउंटेन ग्रासलैंड्स होते हैं, दे आर ट्रॉपिकल माउंटेन ग्रासलैंड्स, ठीक है ना। फिर मथिकेटन शोला नेशनल पार्क, ये भी केरला का है। पंपादूम शोला नेशनल पार्क भी केरला का है, पंपादूम। देन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काफ़ी फेमस है, परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व काफ़ी फेमस है, पेपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काफ़ी फेमस है, और नैयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रखेगा। दीज आर द थिंग्स विच यू शुड रिमेंबर, नैयार, पेपारा, परम्बिकुलम, चिन्नार, पंपादूम, मथिकेटन शोला, अनामुडी शोला, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, और आपका एक लास्ट एराविकुलम नेशनल पार्क। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ठीक है ना। अब आज मैं आपको एक मैप और दिखाऊंगा, भी जम्मू कश्मीर का नाम भी आया था, है ना, बिकॉज ऑफ फ्यू थिंग्स। तो मैं आपको जम्मू कश्मीर और जो भी लद्दाख वाला पार्ट है, प्लस जो POK का पार्ट है, कौन सा एग्जैक्ट, अक्साई चिन का नाम आया था, फ्रंट पेज की ही न्यूज़ थी अक्साई चिन के ऊपर। तो मैं आपको थोड़ा सा एक बार दिखा दूँ। देखो नॉर्मली अगर अपन देखेंगे तो कुछ इस तरीके का मैप देखेंगे जम्मू कश्मीर का, ठीक है ना। जो मैप होता है वो किसी इस तरीके का, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, है ना, जिसमें ये पूरा इस तरीके से हमारा पार्ट है पूरा जम्मू कश्मीर का, और अभी ये लद्दाख का, ये दोनों यूटीज बन चुके हैं, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअली में इस समय कहाँ पे POK है, कहाँ पे अक्साई चिन है, कहाँ पे मतलब सक्शगम वैली है, ये भी आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली, है ना, एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए। तो लेट मी शो यू दैट पार्ट एज वेल। तो कुछ इस तरीके से जो है वो एरिया है। अगर आप देखें तो ये हमारा गिलगित बाल्टिस्तान वाला रीजन है, दिस इज द गिलगित बाल्टिस्तान पार्ट ऑफ इंडिया, जो कि POK यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिस एरिया में पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर लिया है ना, और उनको भगाना बहुत जरूरी है यहाँ से। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट तो है, मतलब मेरी लाइफ का तो एम यही है कि मैं देख के जाऊँ, मतलब जब भी यहाँ से जाऊँ, इस वर्ल्ड से जाऊँ, तो मैं चाहता हूँ, बहुत दिली तमन्ना है मेरी कि ये पूरा रीजन जो इंडिया जो पूरा है वो मैं उसको एक होता हुआ देख लूँ, है ना। तो अब इसके लिए चाहे जैसे भी जिस भी मीन से हम देख पाएँ इसको, तो दैट इज द
द थिंग। तो ये गिलगित बाल्टिस्तान जो है ये भी हमारा ही हिस्सा है। ये इसको POK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि इसको पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर लिया था उस युद्ध के दौरान। फिर ये आपका सक्शगम वैली है, दिस इज द सक्शगम वैली, बहुत छोटा सा पार्ट है। और ये देखो, एक तो दूसरे की चीज पाकिस्तान ने ली और लेकर के दूसरे को गिफ्ट भी कर ली। मतलब साले, मतलब कितने बड़े दोगले होंगे ये लोग कि एक तो हमारी चीज ले ली और हमारी चीज लेकर के दूसरे को भी दे रहे हैं, मतलब तीसरी पार्टी को, है ना। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो यहाँ पे अक्साई चीन जो है, मतलब सॉरी, चाइना जो है उनको दे दिया, ठीक है ना। ये पार्ट सक्शगम वैली वाला पार्ट, ठीक है। और फिर ये वाला जो पार्ट आपका आता है, जो इधर साइड आपका ईस्टर्न साइड में आता है, ये अक्साई चीन का थोड़ा सा पार्ट है, विच इज कंट्रोल्ड बाय चाइना, बट ऑब्वियसली इट इज डिस्प्यूटेड बाय इंडिया, है ना। हमने ऑलरेडी इसका डिस्प्यूट लगा रखा है। और कश्मीर और जम्मू वाला देखेंगे तो कश्मीर आपका ये अपर पार्ट है, जम्मू आपका नीचे वाला पार्ट है, और इधर साइड है फिर आपका लद्दाख वाला पार्ट पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन वही वाली बात मैं बोलूँगा कि आई डेफिनेटली वॉन्ट इंडिया टू बी वंस अगेन यूनाइटेड विद इट्स कंप्लीट ब्यूटी, अटर ब्यूटी जो इसकी है वो होनी चाहिए। और ये आपका यहाँ पे आपका NJ98 कौन सा पॉइंट है, वो सियाचिन ग्लेशियर वाला पार्ट है, जहाँ से हम बल इन दोनों के बीच में, है ना, इन दोनों चोरों के बीच में हमने डिफरेंस क्रिएट करके रखा हुआ है। तो ये दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इंडिया। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। एडिटोरियल में जो पहला एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे वह है रिवैम्प इंडियाज स्कूल हेल्थ सर्विसेज, मतलब भारत की जो स्कूल हेल्थ सर्विसेज हैं उनको इंप्रूव करने का समय आ चुका है। अब देखो, हेल्थ वाला जो एस्पेक्ट है वो GS2 का भी टॉपिक है, और ये ऑब्वियसली GS2 में ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एंड इस पर हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बहुत अच्छा आर्टिकल है ये, कि बहुत इंपॉर्टेंट टाइम आ चुका है कि अब हम स्कूल चिल्ड्रन को टारगेट करें। एजुकेशन में, लर्निंग में तो हम कर रहे हैं, लेकिन अब हमको स्कूल चिल्ड्रन की हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। ऑथर का कहना है, देखो सबसे बड़ा जो है लोगों को डाउट ये रहता है, लोगों को डिफ्रेंशिएट करते नहीं आता। मतलब क्या नहीं आता कि उनको ये नहीं पता कि जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है उनकी मेडिकल नीड्स वर्सेस हेल्थ नीड्स दोनों डिफरेंट हैं। उनकी मेडिकल नीड्स कम है ना, दे आर नॉट इल, वो इल नहीं है। उनको हेल्दी डाइट, हेल्दी प्रोग्राम, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन, इन सब चीज़ों के बारे में बताना है ना। यहाँ पे ये चीज़ नहीं है एम कि उनके मेडिसिनल नीड्स हमको पूरी करनी है। तो ऑथर ने सबसे पहले बोला कि यू शुड डिफरेंशिएट बिटवीन देयर मेडिसिनल नीड्स एंड देयर हेल्थ नीड्स, है ना। व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज दैट वी शुड लुक आफ्टर द हेल्थ नीड्स ऑफ द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, है ना। भाई उनकी हैबिट्स क्या रहती हैं, उनकी डाइटरी हैबिट्स खराब रहती है। जैसे मैं अपने टाइम में बताऊँ, मैं स्कूल में जब जाता था तो आई यूज टू ईट अ लॉट ऑफ समोसाज। मैं समोसा सारा दिन सारी, मतलब जब भी निकला मैं कहीं से भी और कोई ऐसा दिख गया तो मैं वहाँ पे समोसा खाने लगता था, है ना। और मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ पे बहुत बहुत प्यारे समोसे बनते हैं, मतलब द बेस्ट समोसाज इन द वर्ल्ड। मतलब मैंने कभी नहीं खाए अपने जहाँ जो मेरा लोकल एरिया है, उसके अलावा मैंने उससे अच्छे समोसे कहीं खाए ही नहीं है। तो लिटरली दैट इज़ वन थिंग दैट यू ऑल शुड ट्राई एज वेल, है ना। कभी आप लोग अगर रीवा मध्य प्रदेश में जाएं तो वहाँ पे ज़रूर समोसे खाइएगा, है ना। कुछ मैं शॉप्स भी बता दूंगा आप लोग को कभी अगर आप आएँ तो डाइटरी हैबिट्स जो होती हैं वो ख़राब रहती हैं। जो स्लीप पैटर्न है स्टूडेंट्स का, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स का स्पेशली, वो इरेगुलर स्लीप पैटर्न रहता है। फिजिकल एक्टिविटी बहुत वो लैक करते हैं। मेंटल, डेंटल, आई प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। उनका सेक्शुअल बिहेवियर चेंज होता रहता है। टोबैको, कुछ लोग कुछ तो तम्बाकू ही खाने लगते हैं, कुछ गुटखा खाने लगते हैं, कुछ सिगरेट पीने लगते हैं, है ना। और कुछ को एडिक्शन हो जाता है, कोई पबजी खेल रहा है, कोई किसी और चीज़ के साथ खेल रहा है ना। तो बट ये सारी चीज़ें हैं, है ना। तो ये इश्यूज़ हैं। तो इनको पूरा करने के लिए, हेल्थ नीड्स को पूरा करने के लिए बेसिकली ऑथर ने कहा है कि अब हमको स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रन हैं उनके हेल्दी बिहेवियर के लिए हमको काम करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। अब ऑथर ने कुछ रिकॉर्ड्स बताए कि कब कब इनके बारे में बात हुई। तो पहला डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड है स्कूल हेल्थ सर्विस का इंडिया में 1909 का, व्हेन द देन प्रेसिडेंसी ऑफ बड़ौदा बिगैन द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। तो बड़ौदा की प्रेसिडेंसी में स्टार्ट किया गया था 1909 में, जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन थे उनका मेडिकल एग्जामिनेशन किया गया। फिर उसके बाद जोसेफ भोर कमेटी थी, जोसेफ भोर, है ना। देखो सर्वर मैं नहीं लगा पाऊंगा इन लोगों के लिए, जोसेफ भोरे कमेटी थी इन 1946। इसने एक रिपोर्ट दी थी जिसने ऑब्जर्व किया था स्कूल हेल्थ सर्विसेज इन इंडिया वर अंडर डेवलप्ड एंड प्रैक्टिकली नॉन एग्जिस्टेंट। तो जोसेफ भोर कमेटी ने कहा था कि 1946 में स्कूल हेल्थ सर्विसेज जो है इंडिया में वो अंडर डेवलप्ड है ना, या प्रैक्टिकली नॉन एग्जिस्टेंट है।
ठीक है। 1953 में सेकेंडरी एजुकेशन कमेटी बनाई गई गवर्नमेंट द्वारा, 19 उसमें सेकेंडरी एजुकेशन कमेटी बनाई गई जिसने कि रिकमेंड किया कि भैया कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी होनी चाहिए जो कि स्कूल हेल्थ और स्कूल फीडिंग प्रोग्राम के ऊपर इंटरवेंशन करे, मतलब कि स्कूल हेल्थ को प्रोवाइड करे या स्कूल फीडिंग प्रोग्राम दोनों। तो ये दोनों कमिटीज़ लिख लेना, जोसेफ वोर कमेटी लिख लेना, और ये आपका 1953 की सेकेंडरी एजुकेशन कमेटी ऑफ द गवर्नमेंट, सेकेंडरी एजुकेशन कमेटी जिसने रिकमेंडेशन की है। लेकिन आज भी जो हेल्थ है वो लार्जली एक टोकन सर्विस के रूप में ही है, स्पेशली जो स्कूल हेल्थ है ना। मेडिसिनल सर्विस तो हम बहुत प्रोवाइड कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स बनवा रहे हैं ये सब, लेकिन स्कूल हेल्थ पे फोकस करने के लिए कुछ नहीं है। अब ऑथर ने कहा देखो क्या है, जो अंडरस्टैंडिंग है लोगों के अंदर वो सही नहीं है, स्कूल हेल्थ सर्विसेज को लेकर के लोगों के अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, स्पेशली इन द डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, इस कारण से वो डेवलप नहीं हो पा रही है। लेकिन इसके लिए यूनिसेफ, यूनेस्को और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने या वर्ल्ड बैंक ने एक इंटर एजेंसी फ्रेमवर्क बनाया है जिसका नाम है फ्रेश। याद रखेगा इन्होंने क्या किया है, यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO, वर्ल्ड बैंक ने एक इंटर एजेंसी फ्रेमवर्क बनाया जिसका नाम है फ्रेश। फ्रेश का मतलब है फोकसिंग रिसोर्सेज ऑन इफेक्टिव स्कूल हेल्थ, फोकसिंग रिसोर्सेज ऑन इफेक्टिव स्कूल हेल्थ। और फ्रेश फ्रेमवर्क जो है या जो टूल्स हैं, दे प्रपोज 4 कोर एरियाज एंड 3 सपोर्टिंग स्ट्रैटेजीज। उन्होंने 4 कोर एरियाज, जो फ्रेश फ्रेमवर्क है उसके अंतर्गत 4 कोर एरियाज और 3 सपोर्टिंग स्ट्रैटेजीज हैं। तो लिख लेना आप लोग, फ्रेश एक्रोनिम क्या था, और ये यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO और वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया है। फ्रेश फ्रेमवर्क के अंतर्गत 4 कोर एरियाज है, 3 सपोर्टिंग स्ट्रैटेजीज हैं। कोर एरियाज में जैसे बोलते हैं कि स्कूल हेल्थ सर्विसेज नीड टू फोकस ऑन स्कूल हेल्थ पॉलिसीज, है ना, जैसे कि वाटर हो गया, सैनिटेशन हो गया, एंड आपका इन्वायरमेंट हो गया। फिर आपका स्किल बेस्ड हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करो, स्कूल बेस्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल सर्विसेज प्रोवाइड करो, ये सारी चीज़ें इसके कोर एरियाज में है। सपोर्टिंग स्ट्रैटेजीज में कहा गया कि इफेक्टिव पार्टनरशिप होनी चाहिए बिटवीन एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर्स, जो एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर उनके बीच में इफेक्टिव पार्टनरशिप करो। कम्युनिटी पार्टनरशिप करो, मतलब कम्युनिटी को इन्वॉल्व करो। स्टूडेंट पार्टिसिपेशन ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन अटलांटा US का है, CD मतलब सेंट्रल फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन जो है, उसने एडवाइस किया कि स्कूल हेल्थ सर्विसेज को 4 एरियाज में फोकस करना चाहिए, 4 एरियाज में फोकस करना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई फैमिली एंगेजमेंट को आप बढ़ाओ, है ना, स्कूल अगर आपको प्रॉपर हेल्थ प्रोवाइड करना चाहते हो तो फैमिली एंगेजमेंट को बढ़ाओ, क्रॉनिक डिसीज मैनेजमेंट को करो, क्रॉनिक डिसीज ना होने पाए, एंड केयर कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करो, मतलब कि इनकी जो कि स्कूल केयर है, जो आफ्टर स्कूल केयर है, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। और WHO के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है कि स्कूल हेल्थ सर्विसेज जो हैं दे शुड बी डिजाइंड बेस्ड अपॉन लोकल नीड असेसमेंट। तो इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली कि भैया लोकल नीड को समझो, एरिया पे डिपेंड करता है। आप सबको पता है कि किस एरिया में न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट अलग होगी तो किसी दूसरे एरिया में न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट अलग होगी, जो फूड हैबिट्स होंगी वो एरिया डिपेंडेंट भी होगा। तो WHO ने भी यही कहा है कि भैया आप लोकल एरिया, लोकल नीड असेसमेंट, यहाँ की वहाँ के लोगों को जिस बीमारी से सबसे अधिक परेशान है उसको टारगेट करते हुए, है ना। और दूसरा उन्होंने कहा है द स्कूल हेल्थ शुड हैव कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ एजुकेशन, स्क्रीनिंग, है ना, एंड सपोर्ट। ये सारी चीज़ों को आपके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा व्हेन यू आर ट्राइंग टू प्रोवाइड द हेल्थ स्कूल सर्विसेज एंड ऑल, ठीक है। एंड प्रॉपर डायग्नोसिस फैसिलिटीज़, ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़, उसके फॉलो अप क्या कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको कंपोनेंट को पार्ट बनाना पड़ेगा। अब ऑथर ने कहा कि देखो अब स्कूल खुलने वाली है तो ये अपॉर्चुनिटी हमको दी गई है कि हम दोबारा से प्रोएक्टिवली इसके ऊपर वर्क करें, और प्रोएक्टिवली हम जो स्कूल हेल्थ का जो एक टॉपिक थोड़ा पिछड़ा हुआ है उसको हम पिछड़ने ना दें, उस पर काम करें। तो इसके लिए ऑथर ने क्या सजेशंस किए हैं। पहला सजेशन है कि एवरी इंडियन स्टेट नीड्स टू रिव्यू द स्टेटस एंड देन ड्रॉ अ रोड मैप टू रिवैम्प एंड स्ट्रेंथन द स्कूल हेल्थ सर्विसेज। लिखते जाना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ड्स भी आपको मिल जाएंगे। पहला पॉइंट ये है कि एवरी इंडियन स्टेट नीड्स टू रिव्यू द स्टेटस एंड देन ड्रॉ अप अ रोड मैप, मतलब कि पहले तो आपको अपनी नीड समझो, उसके बाद एक रोड मैप बनाओ कि किस तरीके से आप स्कूल हेल्थ सर्विसेज को रिवैम्प करेंगे, ठीक है ना। दूसरा इन्होंने कहा है, सेकंड पॉइंट इज दैट कि यू शुड बिल्ड अपॉन द एग्जिस्टिंग स्कूल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। जो आपका एग्जिस्टिंग स्कूल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर आप बिल्ड अपॉन करो, उसके ऊपर आप थोड़ा बिल्ड अपॉन करो,
और रिन्यूड फोकस जो है दैट शुड बी ऑन प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव सर्विसेज। मतलब कि एक तो प्रिवेंटिव सर्विसेज में, देन प्रमोटिव सर्विसेज में, देन क्यूरेटिव सर्विसेज में, है ना। और ये सारी चीज़ों पे आप फोकस करते हुए आप काम करो, और जो आपका प्रेजेंट स्कूल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी के ऊपर आप बिल्डअप करो, है ना। लाइफस्टाइल सेशंस रखो, स्कूल टीचर्स के द्वारा आप नए नए लोगों को इनवाइट करवाओ, उनके थ्रू आप सेशंस दिलवाओ, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी हेल्प कर सकती हैं। थर्ड इन्होंने कहा है स्कूल हेल्थ क्लिनिक्स शुड बी सप्लीमेंटेड विद ऑनलाइन कंसल्टेशन। तो ऑनलाइन कंसल्टेशन के साथ आपको स्कूल हेल्थ क्लिनिक सर्विसेज फैसिलिटेट करानी चाहिए, ताकि अगर कभी मान लो कोई बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, कोई जानकारी लेनी है, तो सीधे जा करके लॉग इन करके एक किसी भी डॉक्टर से डायरेक्टली आप हर स्कूल क्या कर सकती है, एक डॉक्टर के साथ टाई अप भी कर सकती है कि भैया हम वीडियो कॉल करेंगे तो उठा लेना हमारा वीडियो कॉल। कुल मिलाकर के बात सिंपल सी इतनी है कि आपको ऑनलाइन फैसिलिटी जो है मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के लिए, दोनों के लिए आपको चाहिए, ठीक है ना। ताकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्कूल स्टूडेंट्स पे ये डिप्रेशन और ये उनको समझ नहीं आती, लेकिन बहुत ज़्यादा कई लोग ऐसे प्रभावित रहते हैं। अगला है रोल ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ पेरेंट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पेरेंट टीचर मीटिंग के टाइम उस समय उनको बताना चाहिए। इनफैक्ट पेरेंट टीचर्स मीटिंग की जो फ्रीक्वेंसी उसको भी इंक्रीज करने की ज़रूरत है। अगला है गवर्नमेंट स्कूल हेल्थ सर्विसेज इनिशिएटिव्स नॉट इंक्लूड द प्राइवेट स्कूल्स मोस्ट ऑफ द टाइम। तो अब देखो गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ रहती हैं कई बार वो गवर्नमेंट तक ही सीमित रहती हैं, प्राइवेट पे नहीं आ पाती है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि किसी तरीके से जो फैसिलिटीज़ हैं वो गवर्नमेंट और आपके प्राइवेट दोनों के पास रहें, दोनों एक दूसरे के पास रखें, है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, दिस विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और सिक्स्थ जो रहेगा वह अंडर द आयुष्मान भारत प्रोग्राम a school health initiative was launched in early 2020 but its implementation is suboptimal। आयुष्मान भारत प्रोग्राम के अंतर्गत एक स्कूल हेल्थ इनिशिएटिव भी लॉन्च किया गया था, लेकिन इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है बहुत सब ऑप्टिमल रहा, बहुत ही ज़्यादा सब ऑप्टिमल, अब अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा। तो ऑथर ने कहा कि भैया उसको भी दोबारा चेक करो और देखो क्या दिक्कत थी उसमें, क्यों परफॉर्म नहीं कर पाया, कौन से इंडिकेटर्स थे। सेवेंथ इन्होंने कहा है कि द चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ द सोसाइटी बट ओनली इफ दे आर हेल्दी एंड एजुकेटेड। तो चिल्ड्रन फ्यूचर तो है सोसाइटी का, लेकिन तभी है जब वो हेल्दी और एजुकेटेड हैं, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा कही गई। और दूसरा इन्होंने कहा कि भैया आपको रेगुलर चेकअप्स करने हैं, स्क्रीनिंग करने हैं, और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो भी इस पर फोकस करती है रेगुलर हेल्थ चेकअप्स के लिए, स्क्रीनिंग के लिए। तो इस कंपोनेंट को आप इंक्लूड करो। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी विच इज़ प्रोवाइडेड टू यू, सो मेक दैट अपॉर्चुनिटी काउंट्स, ठीक है ना। दूसरा है सेविंग मदर्स। अब ये जो दूसरी न्यूज़ है ये सेविंग मदर्स के रिगार्डिंग है। अब मदर्स के रिगार्डिंग एक पैरामीटर आपको पता होगा मैटरनल मॉर्टेलिटी का। तो मैटरनल मॉर्टेलिटी का जो पैरामीटर है वो देखा गया है, और मैटरनल मॉर्टेलिटी बताती है कि विमेन को कितनी एक्सेस है हेल्थ केयर की, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस की, न्यूट्रिशनल फैसिलिटीज़ की, है ना। ये सारी चीज़ें कितनी प्रोवाइडेड है विमेन को, ये दिखाता है उसका मैटरनल हेल्थ, है ना, किसी भी स्टेट का, किसी भी रीजन का, किसी भी कंट्री का। तो ऑथर ने सबसे पहले तो MMR की डेफिनेशन बताई है। ये आप सबको पता होगा कि MMR इज द नंबर ऑफ मदर्स हु डाई फ्रॉम कॉम्प्लिकेशंस इन प्रेगनेंसी फॉर एवरी 1 लाख लाइव बर्थ। 1 लाख लाइव बर्थ में निकाला जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। MMR आपका 1 लाख लाइव बर्थ में निकाला जाता है। तो इट इज द नंबर ऑफ मदर्स हु डाई ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस इन प्रेगनेंसी फॉर एवरी 1 लाख लाइव बर्थ। अब ये भी आपका GS2 का ही टॉपिक है, हेल्थ का ही टॉपिक है डेफिनेटली, इसको आप GS2 में इंक्लूड कर लीजिएगा। देखो ऑथर ने कहा कि देखो इससे ये पता चलता है कि जो मदर्स हैं, जो विमेन है, उनका स्टेटस क्या है, उनको क्या सुविधाएं मिल रही हैं, सारी चीज़ें पता चलेंगी जब आप ये देखेंगे। अच्छा, आपको SDG पता है? SDG है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि 2015 में आए थे और 2030 तक उनको पूरा करना है। तो 2015 से 2030 तक के अंदर उसमें SDG में एक MMR का भी टारगेट दिया गया है। MMR का टारगेट है लेस देन 70, मतलब 70 से कम करना है आपको, मतलब कि जो MMR है वो 70 से नीचे होना चाहिए, ठीक है ना। बट इंडिया में कुछ जगह ऐसी हैं अभी भी जहां पे आपके MMR न केवल 70 से ज़्यादा है, बल्कि कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहां पे 200 से ज़्यादा है। असम एक स्टेट है जहां पे MMR 215 एवरेज आया है इनफैक्ट, और 130 डिस्ट्रिक्ट 130 डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे जहां पे MMR 200 से ज़्यादा है। तो ये काफ़ी कुछ पुअर स्टेट ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़ दिखा रहा है, पुअर स्टेट ऑफ जो एंटीनेटल और पोस्ट नेटल प्री नेटल केयर है उसमें उसकी फैसिलिटीज़ के बारे में बताता है कि भाई प्रेगनेंसी के दौरान जो उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं। इनमें से कई विमेन ऐसी जो अनीमिया के कारण जिनकी डेथ हो रही है, तो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट भी पूरा नहीं हो पा रहा है।
सो ऑथर ने कहा कि वही आयरॉनिक है कि हम 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस के में खड़े हैं, फिर भी इतना ज़्यादा एमएमआर हमको देखने को मिल रहा है। इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट डिस्पैरिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, मतलब कि एक तो स्टेट के अंतर्गत बहुत ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्पैरिटी है, और दूसरा कई जगहों पे स्टेट्स में, जैसे असम में अब 200 से ज़्यादा है। साउथ के जो स्टेट्स हैं केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, अच्छा परफॉर्म करते हैं। कई स्टेट्स ऐसे जहाँ पे 70 से भी कम होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है कुछ इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और जो रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज है, उसमें हेल्थ जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। हेल्थ, एजुकेशन और स्किल तीनों बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हेल्थ पे ध्यान दें और अपने यहाँ की जो माएँ हैं उनको सुरक्षित रखें, ठीक है ना। इंडिया वियतनाम टाइज फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टू स्ट्रॉन्गर। अब ऑथर ने कहा कि भैया ये 50वां साल है व्हेन इंडिया एंड वियतनाम आर सेलिब्रेटिंग द डिप्लोमेटिक रिलेशन। तो इंडिया और वियतनाम के डिप्लोमेटिक रिलेशन को 50 साल पूरे हो चुके हैं, एंड द फ्रेंडशिप इज ग्रोइंग एंड इट इज इंक्रीजिंग ऑन ऑल्सो, है ना, तो इंक्रीज होती जा रही है। तो ऑथर ने कहा कि देखो इंडिया जो है एक मैरीटाइम नेशन के रूप में आप बोल सकते हो, बिकॉज अभी हमारे इंडिया का जो एक्सटर्नल ट्रेड है 90% बाय वॉल्यूम एंड 70% बाय वैल्यू ये पूरा सी के थ्रू होता है। तो 90% बाय वॉल्यूम एंड 70% बाय वैल्यू जो हमारा ट्रेड है, एक्सटर्नल ट्रेड, वो हमारा पूरा मैरीटाइम सी के थ्रू होता है। इंडिया और वियतनाम का जो रिलेशन है उसमें न केवल हिस्टोरिकल कॉमनैलिटीज़ हैं, मतलब जो मतलब अब आपने वियतनाम के स्टेटस भी देखा होगा, तो वियतनाम के ऊपर भी अमेरिका ने अटैक कर दिया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, है ना। और एक तरीके से कहीं ना कहीं सेम, एक तरीके से सिमिलर सेम नहीं बोलना चाहिए, सिमिलर एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दोनों कंट्रीज़ ने शेयर किया है, जो उसके सोशल पैरामीटर्स हैं, जो कि उसके ये सारी चीज़ें हैं, सेम टू सेम हमने फेस किए। हमने भी वी ऑल्सो स्टूड अप अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड दे स्टूड अप अगेंस्ट द अमेरिकन्स एंड ऑल। तो काफ़ी फेमस है ये चीज़। एंड दूसरा जो चाइना से परेशान होने वाली बात है वो दोनों के लिए जायज़ है, मतलब चाइना से हम भी परेशान है और चाइना से वियतनाम भी परेशान रहा है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसकी हमारे रिलेशनशिप को और ज़्यादा इन्हांस करता है। इसके अलावा इंडिया ने 1990s में एक पॉलिसी अपना ली थी जिसका नाम था एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ठीक है ना। एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो हमारी पहले एक्चुअली लुक ईस्ट पॉलिसी थी, बाद में उसको चेंज करके हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया था। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत जो हमारा मतलब काफ़ी जो हमारा फोकस है वो वियतनाम की तरफ बढ़ गया, एंड स्पेशली साउथ ईस्ट एशियन सारे नेशंस की तरफ बढ़ा, लेकिन वियतनाम की तरफ ज़्यादा बढ़ा, है ना। वो द कंट्रीज़ आर वर्किंग सो एज टू एड्रेस द स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स, जो अभी हमारे कंसर्न्स रहे हैं, चाहे एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के हैं, चाहे ओपन सी सिक्योर लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन को लेकर के हैं, तो उनको दूर करने में दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो लगी हुई हैं, ठीक है ना। वियतनाम इज़ ऑल्सो ऑफ ग्रेट स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस टू इंडिया, बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है वियतनाम का। अब आपको पता होगा कि इट इज इन द पोजीशन टू कंट्रोल द साउथ चाइना सी, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन में, साउथ चाइना सी को कंट्रोल करने की कंडीशन में है ये नेशन। एंड डिस्प्यूटेड है, ऑलरेडी डिस्प्यूट चल रहा है चाइना के साथ, तो वो भी हमारा एक दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड ऑथर ने कहा कि देयर आर 4 की मोटिवेशंस बिहाइंड इंडियाज ग्रोइंग रिलेशनशिप विद वियतनाम। 4 रीजंस है कि क्यों हम वियतनाम के साथ इस्टेब्लिश कर सकते हैं, अपना करना चाहिए रीज़न। पहला है रिलेशन, पहला है इंडियाज एस्पिरेशन टू काउंटर एंड असर्टिव चाइना। तो अगर हम चाइना को काउंटर करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली हमको जितने भी दोस्त मिल सके इस रीजन में, और वियतनाम की पावर भी है, तो वियतनाम को स्ट्रेंथन भी कर सकते हैं और वियतनाम के साथ मिलकर के हम चाइना को काउंटर भी कर सकते हैं। दूसरा, इंक्रीजिंग इंडिया कैन इंक्रीज ट्रेड विद ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। अगर हम ट्रेड इंक्रीज करना चाहते हैं, कॉमर्शियली एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया को, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस तरीके के जो साउथ चाइना के रूट्स हैं इनके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहें। और कब रह पाएंगे, जब हम वियतनाम के साथ रिलेशनशिप बढ़ाएंगे। तीसरा है, इंडिया डिजायर्स टू इंटेंसिफाई इट्स प्रेजेंस टू ट्रैक पोटेंशियल डेवलपमेंट इन द मैरीटाइम डोमेन दैट कुड अफेक्ट इट्स नेशनल इंटरेस्ट। तो अब हमको वहाँ पे अपनी प्रेजेंस इसलिए भी बनानी है ताकि हमको मैरीटाइम जितने भी डेवलपमेंट्स हैं उनके बारे में पता चलता रहे, तब तो हम अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। जब हमको डेवलपमेंट ही नहीं पता चलेगा तो हम कैसे प्रोटेक्ट कर पाएंगे, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। लास्ट है, इंडियन नेवी अंडरलाइंस द इंपॉर्टेंस ऑफ अ फॉरवर्ड मैरीटाइम प्रेजेंस एंड नेवल पार्टनरशिप दैट वुड बी क्रिटिकल टू डिटर द पोटेंशियल एडवर्सरीज। अब हमारी जो नेवी है उसको इंपॉर्टेंस पता है कि फॉरवर्ड मैरीटाइम प्रेजेंस का क्या इंपॉर्टेंस है, तो हम अपने फॉरवर्ड मैरीटाइम प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए भी वियतनाम के साथ करना चाहिए हमको, ठीक है ना। एंड स्टेबल मैरीटाइम बिल्कुल हमको जो वियतनाम है काफ़ी अच्छी हमको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है इस रीजन में, है ना। एंड
वही ऑथर ने कहा कि देखो अभी अगर हम रिसेंटली देखें तो वी हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स। फॉर एग्जांपल जॉइंट विजन फॉर डिफेंस कोऑपरेशन हमने साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट हमने साइन किया है। इसके अलावा $100 100 मिलियन की डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट हमने इम्प्लीमेंट की है। इंडिया ने ये भी अनाउंस किया है कि अर्ली फाइनलाइजेशन ऑफ अनदर $500 मिलियन जो डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट है वो वियतनाम की डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए दी जाएगी। ऑब्वियसली अगर आप डिफेंस कैपेबिलिटी वियतनाम की बढ़ाएंगे तो वो चाइना को काउंटर कर पाएगा ज़्यादा बेटर तरीके से। और न्यू दिल्ली ने ये भी एग्री किया है टू एक्सपैंड द मिलिट्री ट्रेनिंग एंड असिस्टेंस टू वियतनाम नेवी। तो वियतनाम नेवी की ट्रेनिंग को और हम असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। तो कुल मिलाकर के काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड बोथ द कंट्रीज आर लुकिंग टू कोलैबोरेट अराउंड द 7 पिलर्स ऑफ इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव। इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव के जो 7 पिलर हैं, आपके दिमाग में आना चाहिए कि भैया कौन से 7 पिलर हैं। तो ये 7 पिलर हैं मैरीटाइम इकोलॉजी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, मैरीटाइम रिसोर्सेज, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिसोर्स शेयरिंग, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट, साइंस टेक्नोलॉजी एंड एकेडमिक कोऑपरेशन, ट्रेड कनेक्टिविटी एंड मैरीटाइम सपोर्ट। तो ये 7 बेसिकली उसके पिलर्स हैं इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव के। तो ये भी आप याद रखेगा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस न्यूज़ एनालिसिस। ये एडिटोरियल आपको समझ में आ गया होगा। और इंडिया के जितने भी हेरिटेज उनमें टॉप ग्रॉसिंग जो था वो उत्तर प्रदेश का ताजमहल था, जिसने लगभग 25.6 करोड़ कमाए। तो ये तो पता होना चाहिए आपको। द स्वेल्टरिंग हीट वेव अक्रॉस यूरोप। तो अब यूरोप में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। कल यूके का टेम्परेचर जो था वो हाईएस्ट टेम्परेचर एवर रिकॉर्डेड था, दैट वाज क्रॉसिंग 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड क्रॉस किया है यूरोप में कल यूके का टेम्परेचर। और ये उनके मतलब हिस्ट्री का हाईएस्ट टेम्परेचर है, ये समझ लो अब आप लोग। इट हैज़ क्रॉस्ड 40 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर द फर्स्ट टाइम। और वहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ है कि यूके गवर्नमेंट ने वहाँ पे रेड अलर्ट घोषित किया हो। एंड द हीट एपोकैलिप्स, कुछ लोग इसको नाम दे रहे हैं हीट एपोकैलिप्स नाम दे रहे हैं। अब देखो वो लोग, हमारे यहाँ तो आदत है हम लोग को, अब उन लोग के लिए नहीं आदत है तो उनके लिए ऑब्वियसली। और इसका जो रीज़न बताया जा रहा है हीट वेव्स का और इनका, वो क्लाइमेट चेंज बताया जा रहा है। द क्लाइमेट चेंज विच हैज़ बीन कॉज्ड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज़, द सीरियस रीज़न फॉर दैट हीट वेव एंड ऑल। ये याद रखेगा आप लोग। और ऑथर ने, साइंटिस्टों ने यही कहा था कि अगर ग्लोबल टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ जाता है तो यूके का टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी 10 गुना बढ़ जाती है, 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। और वही चीज़ हुआ भी। और दीज आर द थिंग्स विच आर हैपनिंग देयर। और वाइल्ड फायर, इस कारण से जो कॉम्बिनेशन है एक्सट्रीम हीट का और ड्राई वेदर का, उस कारण से लगभग 19,000 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट इन साउथ वेस्टर्न फ्रांस, उनमें डिस्ट्रक्शन हो चुका है। पोर्चुगल में लगभग 250 फॉरेस्ट फायर्स हो चुके हैं पिछले दिनों में। 650 डेथ्स हो चुकी हैं ड्यू टू हीट रिलेटेड इलनेसेस, है ना, एक वीक के अंतर्गत। और वहाँ पे स्पेन जो है, वहाँ पे 14,000 हेक्टेयर ऑफ लैंड जो है वो फॉरेस्ट फायर में है। 360 लोगों की जानें जा चुकी हैं। तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे एपोकलिप्स टाइप की सिचुएशन है भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ नाम की है, वो दिख भी रहा है। ठीक है, तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। वहाँ के आपको फॉरेस्ट फायर के बारे में और फायर के बारे में समझ में आ रहा होगा। चीता लाइकली टू अराइव इन कूनो बिफोर 15 अगस्त। तब आपको पता होगा कि पालपुर कूनो जो है ना, मध्य प्रदेश में है पालपुर कूनो आपका। और मध्य प्रदेश में तो यहाँ पे लाया जाएगा फर्स्ट बैच ऑफ चीता फ्रॉम सदर्न अफ्रीका। तो सदर्न अफ्रीका से लाया जाएगा, है ना, मध्य प्रदेश लाया जाएगा पालपुर कूनो में। और ये याद रखिएगा, चीता जो है इंडिया में 1952 में एक्सटिंक्ट हो गए थे। चीता एक्सटिंक्ट इन 1952। और दूसरी चीज़, दे आर द ओनली वाइल्ड कैट टू गो एक्सटिंक्ट इन इंडिपेंडेंट इंडिया। दे आर द ओनली वाइल्ड कैट टू गेट एक्सटिंक्ट इन इंडिपेंडेंट इंडिया। और अब उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया इनको बढ़ाओ, और इसलिए हम अफ्रीकन चीता जो है नामीबिया से लाएंगे, फ्रॉम नामीबिया टू इंडिया मध्य प्रदेश, और पालपुर कूनो लाया जाएगा। ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। डोंट अप्लाई ESG ब्लाइंडली ऑन डेवलपिंग कंट्रीज। अब यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि जो यहाँ, सॉरी नॉट ऑथर, द चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र वी अनंत नागेश्वरन जी ने एक बात कही है कि भैया जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस नॉर्म्स जो हैं उनको बहुत ज़्यादा अप्लाई ना करें, इनडिस्क्रिमिनेटली ना। देखो क्या होता है, कई इन्वेस्टर्स ये बोलते हैं कि हम केवल ग्रीन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेंगे, बाकी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये जो होता है ये ESG नॉर्म्स बोलते हैं इनको, कि आप जब इन्वायरमेंट, गवर्नेंस और सस्टेनेबिलिटी को देख करके, इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस को देख करके, इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस को देख करके जब आप इन्वेस्ट करने लगते हो, तो ऑथर ने कहा कि इनडिस्क्रिमिनेटली मत करो। मतलब ये मत देखो कि हम सिर्फ ग्रीन प्रोजेक्ट्स में ही इन्वेस्ट करेंगे, बाकी हम नहीं करेंगे। क्योंकि ऑथर ने कहा कि भाई बहुत सारी डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे अभी भी कोल की जरूरत है। इनफैक्ट सिर्फ डेवलपिंग, अंडर डेवलप्ड को नहीं, आप यूरोप को देख लो ना,
यूरोप खुद उन पे डिपेंडेंट है। क्यों यूरोप नहीं बोल रहा कि हम आज ही कार्बन न्यूट्रल हो जाते हैं? तो क्योंकि उनको भी पता है कि उनको डिपेंडेंसी है। और इनफैक्ट रशिया यूक्रेन वॉर के बाद तो उनकी डिपेंडेंसी और बढ़ गई। उनको पता है कि उनके पास खुद का भी कोई सोर्स नहीं है, पूरी तरीके से डिपेंडेंट वो रशिया पे थे, तो अब तो उनको और बढ़े। तो ऑथर ने वही कहा है कि आप ESG नॉर्म्स को अप्लाई करके अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर पाएंगे। हाँ, आप ये देखो कि भैया उनकी एफर्ट्स कितने हैं कंट्रीज़ के, क्या वो एफर्ट लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं कोल से ट्रांसफ़र होने के लिए। तो लगा तो रहे ही हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट करते समय वो भी चीज़ देखा करो। सिर्फ बेयरली ये मत देखो कि भैया केवल हम ग्रीन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेंगे। RBI इनिशिएट कर रहा है वर्क फॉर CBDC। जो CBDC क्या है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, और इसका इंट्रोड्यूस किया गया था 2022-23 के बजट सेशन में। अब देखते हैं क्या किस तरीके से इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। ऑथर ने अभी ये कहा कि 1934 का जो RBI एक्ट है उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। दूसरी चीज़, ये प्राइवेट करेंसीज जैसा नहीं रहेगा, मतलब कि उनके जैसा नहीं रहेगा आपके क्रिप्टो और इन सब के जैसा। तो दैट इज द थिंग विच इज देयर। So that is it for the day, friends. I hope you liked our video. Please like, share, subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.